मैं उपस्थित हूं आप सबके सामने आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है राजेश गर्ग। ये हैं 1975 के। भाद्रपद माह में इनका जन्म हुआ है। व्यक्ति जो है वो भद्र पुरुष की भांति है, मतलब देखने में बड़ा अच्छा और बिल्कुल ही हट्टा कट्टा सुदृढ़ शरीर का होता है। भाद्रपद माह दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण कभी कभी व्यक्ति जो होता है वो उलझा हुआ सा रहता है या खुद को उलझा हुआ सा महसूस भी करता है। शरद ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव जो होता है वो अपने लिए थोड़ा कमजोर हो, बाहर के व्यक्तियों के लिए उसके प्रभाव कमजोर नहीं होते, मतलब समाज में प्रतिष्ठापन्न होता है और सबकी सुरक्षा करते करते खुद की सुरक्षा भूल जाता है। जैसे भगवान शिव की तरह वो सबको देते देते खुद ही जो है वो ऐसी स्थिति में प्राप्त हो जाते हैं जहां उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश में से जो तीनों देव हैं उनमें से जो शिव के भक्त होते हैं वो संपूर्ण धनाढ्य हो जाते हैं, जो विष्णु के भक्त होते हैं वो अकिंचन हो जाते हैं और उनको किसी चीज का सिर्फ मोक्ष का मार्ग ही सूझता है। तो उसी तरीके से जो स्थिति यहाँ बन रही है वहां व्यक्ति जो है वो सिर्फ दूसरों को देने के चक्कर में स्वयं जो है वो निहंगा भी हो जाता है। मतलब मेरे कहने का ये था कि आप दूसरों के लिए तो जैसे होता है कई बार कि आप दूसरे को दे रहे हैं पर खुद के बारे में कभी विचार नहीं करते। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के जन्मे होने के कारण यहाँ पे चंद्रमा न तो पापक होंगे न तो शुभक, मतलब ऐसे तो वस्तुतः ग्रंथ अष्टमी से नहीं नौमी तिथि से कहते हैं कि पापक ग्रह होता है या शुभ ग्रह होता है। वस्तुतः यहाँ पे शुक्ल पक्ष के वही चंद्रमा अगर नौमी के हो जाते, नौमी तिथि के, तो शुभ ग्रह हो जाते, लेकिन वो अष्टमी पे हैं, इस वजह से कुछ ग्रंथ अष्टमी से कहते हैं, कुछ ग्रंथ जो है वो नौमी में कहते हैं, पर मैं यहाँ पे इसे पापक ही कहूंगा। तो यहाँ पे ये पापक ग्रह का परिणाम कर रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति आय को लेकर के असंतुलन में जीवन में जा सकता है। और उसके कहने का मेरा कारण मूलतः ये भी है कि आपकी कुंडली में जो जन्म आपका हुआ है वो दक्षिणायन में हुआ है। तो एक तो वैसे भी आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव कमजोर हुआ, दूसरे वैसे भी आप जो हैं वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि में जन्मे हो गए। इस कारण से अब दूसरी बात और भी बनती है कि जन्म जो है वो शुक्रवार का हुआ है। अब शुक्रवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति की जो बुद्धि है वो भोग की तरफ जाना चाहती है, पर वस्तुतः दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो पाने की लालसा रखता है, पर कई बार उसको उसके लिए मशक्कत भी तीव्र करनी पड़ती है। वो आगे बताऊंगा क्यों। आपका जन्म जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रीति योग, बौकर्ण, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण। अब जरा समझिएगा, प्रीति है मतलब प्रेम है, लोगों से, अपने से बड़े अपने से छोटे सबसे व्यक्ति जो है वो प्रेम रखता है और कई बार रिजर्व भी हो जाता है। वो अपनी उम्र के जातकों से प्रेम ना करके कई बार बहुत बड़े या बहुत छोटे उम्र के अंतर जहां पे होते हैं उससे प्रेम कर बैठता है। भवकरण व्यवसाय के लिए बहुत ज्यादा ठीक नहीं है तो प्रतिकूल भी नहीं है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति शुद्ध है अंतःकरण से, व्यक्ति मनस्वी है, पर विचारों में जो है वो इमोशन का जो है वो प्रभाव बहुत ज्यादा है, वो दिल से ज्यादा सोचता है। मंगल का प्रभाव राशि का है और नक्षत्र जो है वो जन्म कुंडली में जो बन रहा है वो ज्येष्ठा का बन रहा है, इस वजह से व्यक्ति व्यवसायिक हो जाता है। हालांकि एक बात मैं जो यहां कहना चाहता हूं कि इनका लग्न मीन का बना है। मीन लग्न वालों में सबसे बड़ी समस्या वो धैर्यहीन हो जाते हैं और कई बार वो बातों को समझ नहीं पाते। मतलब कई बार ऐसा कि चीज जो सामने वाला कहना चाहे वो उसे पकड़ ना पाए या फिर वो उसको सही तरीके से ग्रास्प ना कर पाए या अपने तर्क पे उसको तर्क से युक्त करके और कई बार उसको अलग तरीके से अलग ट्रैक पे लेके चला जाता है। मतलब आपको समाज में कई बार ऐसी शिकायतें मिल सकती हैं कि आपने मेरी बात समझी नहीं, दरअसल मैं ये कहना चाहता था, सामने वाला ऐसा आपसे कह सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सामने वाले को पहले अच्छे से समझिए, सामने वाले को पहले अच्छे से सुनिए, उसके बाद उसका उत्तर दीजिए। और ये जो मीन लग्न है ये द्विस्वाभाविक लग्न है और ये जल तत्व का लग्न होता है। लग्न में ही गुरु के बैठने से जहां लग्न बलवान हो जाएगा, पर 29 डिग्री के साथ है और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा डिग्री के कारण भी बनते हैं। और नवांश कुंडली में वो जो बैठे हैं वो अपने ही राशि के बैठ रहे हैं, वर्गोत्तम है और ये एक सुदृढ़ स्थिति के निर्माणकर्ता भी बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप यहां देखें तो शनि नीच के नहीं है, लेकिन शनि जो है वो शत्रुग्रही हो रहे हैं जरूर। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति थोड़ी सी ऋण वगैरह की स्थिति में भी उलझ जाता है या उसका डेली बेसिस का इनकम प्रभावित होता है। ये कब? जब इस कुंडली में शनि मंगल राहु केतु या फिर इस कुंडली के लिए अच्छे भाव के अधिपति की दशा नहीं चलेगी। इसका मतलब है कि व्यक्ति 2020 से ही या 2020 के मध्य से ही परेशान है।
अब आपकी कुंडली पे लेके आते हैं। लग्न के अधिपति होने के साथ साथ दशम के भी अधिपति, और यहाँ पे वो दोनों भाव के अधिपति होकर के पांचवी दृष्टि से उच्च की दृष्टि यहाँ पे व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा, पद, गौरव और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माणकर्ता बनाएंगे। उनकी सातवीं दृष्टि यहाँ व्यक्ति को बुद्धिमान और यशस्वी और साथ ही साथ धार्मिक बनाएंगे। पत्नी के साथ संबंध अच्छा और पत्नी सपोर्टिव नेचर की आती हैं, थोड़ी चंचल मनस्थिति होती है। उनकी नवीं दृष्टि जन्म कुंडली में यहाँ मित्र की राशि पे, पर यहाँ पे ग्रहण, इस वजह से कई बार आप पत्नी से बातचीत नहीं करते। इस चीज को लागू करने की आवश्यकता है। यहाँ भाग्य भाव में ग्रहण नहीं है या न के बराबर है, इस वजह से उसको लेकर के चिंता करने की कोई बात नहीं है। चंद्रमा आपका प्रतिकूल नहीं है पर अनुकूल भी कम ही है। एक बात और कहता हूं, इस कुंडली में इन्होंने जो सवाल पूछे हैं माता पिता का स्वास्थ्य पूछा है, ये आजकल के जो लोग हैं वो बहुत कम ही पूछते हैं। माता भाव का कारक जो ग्रह है वो चंद्रमा नीच का है, जिसका नीच भंग मंगल ने कर रखा है। पर अगर चंद्रमा से आप 3 घर पीछे जाते हैं तो यहाँ बुध बैठे हैं स्वग्रही, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन इससे आप और 3 घर आगे जाते हैं तो यहाँ के अधिपति जो शनि हैं वो इसे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये भी एक अच्छी बात है। परंतु चूंकि चंद्रमा नीच के हैं और नवांश कुंडली में वो गुरु के साथ जा रहे हैं जो व्यक्ति को जल तत्व से संबंधित बीमारी दे रहे हैं माता को, इस वजह से थोड़ा सावधान होना जरूरी है। कारण ऐसा गुरु के कारण और मीन राशि के बनने के कारण यहाँ पे जल तत्व की राशि में बैठे हैं, इस वजह से जलीय बीमारी या जल से या शीत जनित बीमारियां भी कई बार होती हैं। और उनको छोटी मोटी बीमारी तो वैसे हमेशा छोटी मोटी चीजें लगी रहती होंगी, पर इसका कारण एक बार ये भी होता है कि चतुर्थ स्थान के जो माता का भाव है ये पीछे मंगल और आगे शनि, और जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली में मंगल और केतु का प्रभाव पीछे अंगारक दोष पैदा कर रहा है, जो व्यक्ति को कई बार व्यक्ति की माता को और व्यक्ति के प्रभाव को भी कई बार सुख के प्रभावों को कमजोर और घर में कई बार छोटी मोटे कलह के वातावरण भी तैयार करके रख लेता है। मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान पे है, आपका ऋण आपने जो दिया है वो निकल जाएगा, इसमें कभी भी घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सूर्य स्वग्रही होकर के बैठे हैं। और जिस कारण से कि इस भाव पे अगर मंगल की दृष्टि है जो कि धन का अधिपति है और इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छा होता है, तो एक अच्छे भाव के अधिपति की दृष्टि आपको दूसरे के कारण अब मत दीजिएगा, लेकिन जो निकल जाए उसको लगातार प्रयास करते रहिएगा। मैं निसंदेह ये बात कह सकता हूं कि इसी वर्ष के 10वें महीने के बाद से आपके ऋण धीरे धीरे निकलते रहेंगे, आपने अगर प्रयास किया तो। अब ये नहीं कि निकलते रहेंगे तो ऐसा बैठ के पंडित जी अब पालथी मार के मुझे नहीं, मेहनत करना, आप कर्म से भाग नहीं सकते 10वें महीने के बाद। लेकिन अभी तो वो चुपचाप ठीक रहे, तो अभी छोड़ दीजिए प्रयास 10वें महीने के बाद का। अगर पहले मिल जाए तो ऐसा नहीं कि अब 10वें महीने के बाद लौटाना, ऐसा नहीं, पहले भी मिल रहा तो रख लेना चाहिए। तो ये स्थिति बनती है। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में पूर्व फाल्गुनी के बैठे हैं, शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में यहीं बैठे हैं। अब जरा सप्तम भाव को देखिए, ये तो ठीक है। व्यापार कैसा रहेगा आपने पूछा था, व्यापार ठीक है क्योंकि शनि भी जन्म कुंडली में इसको देख रहे हैं और शनि भी जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं। नवांश कुंडली में भी शनि शत्रु के घर में भले बैठे हैं पर ठीक ठाक है, उनका प्रभाव सप्तम भाव पे है। और लग्नेश होकर के अगर लग्न को देखेंगे 7वीं दृष्टि से तो ये अच्छी बात होगी। और दशम स्थान में सूर्य का बैठना व्यक्ति की पत्नी को भी कई बार रोजगार या रोजगार में सहायक बना देता है। साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य का प्रभाव, यहाँ पे शनि का प्रभाव 10वीं दृष्टि से, इसके पीछे शुक्र बहुत अच्छा, इसके आगे के अधिपति जन्म कुंडली में बुध के साथ और मंगल बैठे हैं, राहु। इस वजह से प्रेम में कभी कभी या व्यक्ति के यश में, कीर्ति में, मान में, सम्मान में जो बच्चों का प्रेम है वो थोड़ा बहुत कभी कभी कमजोर सा देख रहा हूं, पर वो ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आपकी कुंडली में पिता का देखता हूं तो पिता भाव के अधिपति गुरु केंद्र में, पिता से प्रभाव ज्यादा। बुध पिता व्यवसायिक नेचर के होते हैं, इस वजह से आपके लाभ और आपकी हानि को लेकर के वो बहुत ज्यादा सशंकित रखते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में चतुर्थस्थ, इस भाव से चौथे चंद्रमा राहु का एक साथ बैठना, नीच के चंद्रमा है, इस वजह से थोड़ी सी समस्या यहाँ जरूर देखूंगा। और इस भाव के अधिपति के ऊपर राहु का प्रभाव, पिता भाव के अधिपति के ऊपर, इस वजह से, और लग्न पे राहु का प्रभाव आपको किंचित मात्र चिंतित करता है। साथ ही साथ इससे पीछे 3 घर अगर आते हैं तो जन्म कुंडली में यहाँ के अधिपति स्वग्रही हैं, इस वजह से ये बात अच्छी है, पिता का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता है। साथ ही साथ कई तरीके से देखा जाता है, इस भाव से अष्टमस्थ यहाँ पे शनि बैठे हैं तो कई बार पिता को वात जनित और हृदय से संबंधित समस्याएं दे सकता है। और इस भाव को लगा है पापकर्त्री, इस वजह से माता, मतलब दोनों के स्वास्थ्य को थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं पर ठीक ठाक है। अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है, जो निसंदेह मैं ये बात कह सकता हूं कि माता के स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है।
और एक बात और कहूंगा कि आपकी कुंडली में जो D12 चार्ट बन रहा है, वहां पे जो स्थिति बनी है, वहां पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता में ज्यादा देख रहा हूं। मतलब लग्न कुंडली में माता और द्वादशांश कुंडली में पिता। इसका मतलब अभी जो दशा चल रही है उसके आधार पर माता के स्वास्थ्य की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। माता के स्वास्थ्य की कई बार ये ज्यादा देख रहा हूं। उसके बाद अगर देखता हूं तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप चिंतित ज्यादा हैं तो उसमें उनके हृदय क्षेत्र को प्रभावित होने मत दीजिएगा। माता को वात जनित और पिता को हृदय से संबंधित ये समस्या बन सकती है। एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली जो बन रही है उसके आधार पर लग्न ठीक है, पर लग्नेश वक्री जब हो जाए और शुभ ग्रह जब वक्री हो जाता है, जैसे कि गुरु भी वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हैं और तो बाकी तो कोई ग्रह वक्री नहीं है, लेकिन ये दोनों ग्रह वक्री होकर के अपने परिणामों से क्षुब्ध हो रहे हैं, चिंतित कर रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति को अपने व्यापार पे पूरा ध्यान देने का प्रभाव दिखता है। और वस्तुतः आपकी कुंडली में अभी पंचमेश की दशा है जो मूलतया भाग्य भाव में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि जा रही है, व्यक्ति के जीवन में भाग्य का बल है, पर मेहनत आपको हमेशा करनी पड़ रही है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे राहु और चंद्रमा का प्रभाव, केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है और इस भाव के अधिपति इसको देख करके एक अतिरिक्त बल जरूर दे रहे हैं। मीन लग्न की कुंडली के लिए वो खराब नहीं होते। इस कुंडली के लिए कमजोर होते हैं शनि, इस कुंडली के लिए कमजोर होते हैं शुक्र, इस कुंडली के लिए कमजोर परिणाम कभी कभी बुध भी देंगे और सूर्य। लेकिन सूर्य को चूंकि छठे, आठवें और 12वें का दोष नहीं लगता, परंतु अब ये बात मैंने ही कई बार कार्यक्रम में कही है कि कोई भी ग्रह सबसे पहले भाव से प्रभावित होता है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और सूर्य जब एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में कंफ्यूजन लेके आ जाएंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति कई बार कर्म में और कई बार पूजा में दोनों को समझ ही नहीं पाता है कि मुझे चुनना किसको है। तो इसमें आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। तात्पर्य कहने का यह है आध्यात्मिक पक्ष और कार्मिक पक्ष, इन दोनों को संतुलित करिए और जीवन में प्रत्येक दिनचर्या में 30 से 40 मिनट का समय अवश्य ही भगवान की पूजा और उनकी भक्ति के लिए रखिए। क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा है, इस दशा काल में ये यश तभी मिलेगा जब धर्म की शरणागति होगी। धर्म भाव में ही एक ग्रह नीच का हुआ है, अलग बात है कि उसका नीच भंग हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। आपकी कुंडली में मंगल हैं रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, जिसका अधिपति बुध आपको भाग्यशाली तो बना रहा है परंतु वो नारायण का भक्त भी बना रहा है। आप देवगुरु बृहस्पति और भगवान सूर्य की उपासना करिए। आपकी कुंडली में जो गुरु की स्तुति देख रहा हूं, यहाँ पे नवमांश कुंडली में लाभेश होकर के जाकर के स्वग्रही हो रहे हैं। प्राप्त सारी चीजें हो जाएंगी जो आप चाहते हैं और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा व्यक्ति को खुद का व्यवसाय करने वाला बनाता है। लग्न के अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली में सप्तम में बैठ करके भी व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर का देते हैं, पर चंचलात्मक प्रवृत्ति हो जाती है। एक बात और गौर करिएगा, बुध और चंद्रमा यहाँ पे जहां चंद्रमा नीच के होकर के आपके इमोशन को और आपके फीलिंग को कई बार अनकंट्रोल कर रहे हैं, वही बुध और का प्रभाव लग्न पे और दो ग्रह केंद्र में स्वग्रही हो रहे हैं। ये लग्न को, लग्नेश को, व्यापार को, डेली बेसिस के इनकम को, संबंधों को, पत्नी को, व्यक्तित्व को, स्वास्थ्य को, प्रभाव को, सबको ठीक कर रहे हैं। परंतु जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे आ रहे हैं तो यह 12वें का अधिपति जन्म कुंडली में बैठा है जो आपके माता के स्वास्थ्य को परेशान कर सकता है और पिता के साथ संबंधों को कई बार मानसिक रूप से मतभेद में डाल सकता है। ऐसा उसके प्रेम में जो है वो थोड़ी बहुत कसमसाहट सी रहेगी। इस वजह से जितना ज्यादा हो सके उनके कंधे का सहारा बनने का प्रयास करिएगा। पर वस्तुतः आप 1975 के और आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली तो मैं ठीक देख रहा हूं, साहस है, बल है और अनुभव भी है। इसका आप लाभ लीजिए। अभी आने वाली है मंगल की दशा जो इस कुंडली के लिए भाग्येश और धनेश होते हैं और जन्म कुंडली में पापक ग्रह का तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें और 12वें भाव में अच्छा माना जाता है। तो मैं इसे खराब नहीं कहूंगा। एकादशवें, क्षमा करें, एकादशवें भाव में, एकादशवें के अधिपति एकादशवें को देख रहे हैं। चंद्रमा नीच के, थोड़े से पैसे आप शेयर सट्टेबाजी में भी लगा सकते हैं पर बहुत कम। सूर्य नीच के नहीं है, लेकिन गौर करिएगा तो उस सूर्य के पीछे शनि बैठे हैं और आगे बुध। तो धन तो है और आपके पास सुरक्षा भी है, मतलब आपके जितने भी दुश्मन होंगे वो तो स्वतः खत्म हो जाएंगे। परंतु चूंकि सूर्य छठे भाव में बैठे हैं और इस कुंडली के अच्छे भाव के अधिपति के साथ उनकी युति नहीं हो रही है, इस वजह से वो आपको प्रभाव में डाल रहे हैं बुरी चीजों के। गलत और गंदगी से बचने का प्रयास करिएगा। कंपनी खराब मत पकड़िएगा, गलत लोगों के साथ उठक बैठक मत करिएगा
और साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके अपने निर्णय पे एकदम शुद्धता के साथ परिपक्व होकर के मजबूती से उसको पालन करने का प्रयास करिएगा। ये बात इतनी सी बताऊंगा। गुरु का प्रभाव लग्न में है, आप कभी भी निंदनीय नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना होगा। आप हमेशा ही सार्वजनिक हैं, आप हमेशा ही सबके लिए हैं। इस वजह से ही कई बार आप दूसरों के कारण उलझ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह भी है कि दो लोगों के बीच में बैलेंस बनाने के पीछे ज्यादा मत भागिए, नहीं तो कई बार आप धोखे में पड़ जाएंगे, क्योंकि चौथे भाव को लगा है पापकर्त्री, यह नुकसानदायक हो सकता है। रोग भाव में सूर्य और शुक्र का बैठना कई बार व्यक्ति को चमड़े से संबंधित समस्या भी दे सकता है और रक्त से संबंधित समस्या आपको भी हो सकती है। इस वजह से इसकी जांच भी आवश्यक है। पेट से संबंधित भी समस्या कई बार हो सकती है, पर वो थोड़ी कम है। आपकी कुंडली में भाग्य भाव में जो ग्रहण है वो आपको दिख रहा है, बस वो लगा नहीं है। दशम स्थान के अधिपति का लग्न में जाना व्यक्ति को प्रोफेशनलिज्म दे देता है। लाभ भाव के अधिपति का लाभ को देखना, 12वें के अधिपति का पंचम में आना, शिक्षा में थोड़ी बहुत बाधाएं, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण और इस भाव से तृतीयस्थ मंगल केतु के कारण व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपने साहस से अपना जीवन पटरी पे ला ही देता है। ये स्थिति इतनी है। आपकी कुंडली जो बनी है उसके आधार पर अगर आप दशमांश कुंडली को देखते हैं तो यहाँ केतु का बैठना आपको अनुभवी और कई बार अनोखे तरीके से धन भी कमा देता है। ये गुरु का प्रभाव, गुरु और चंद्रमा का प्रभाव, यहां भी ऐसी स्थिति बन रही है जो आपको कई तरीके से धन भी दे रहा है। तो आप कभी भी जब कभी कोई मौका आए जहां पे धन देना हो तो आप दे तो देते हैं, पर कई बार उसका आप लाभ नहीं ले पाते हैं। राहु के कारण व्यक्ति कंफ्यूजन में भी चला जाता है और कई बार उसका और सही मौके का सही समय पे फायदा नहीं उठा पाता है। इस चीज को जांचने का प्रयास करिए कि कहां पे सही इन्वेस्टमेंट करा जाए कि उससे एक डबल बेनिफिट हो, क्योंकि आपकी कुंडली में जब चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता को भी कमजोर या निष्ठुर कर देते हैं। ये कहने का मतलब है चंद्रमा के ऊपर राहु का, मंगल का प्रभाव है और उससे तृतीयस्थ कोई ग्रह नहीं, उससे तृतीयस्थ सूर्य और शुक्र का बैठना। अब एक बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। जहां पे चंद्रमा बैठे हैं अगर उससे चौथे सूर्य बैठे हों तो ये बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन जहां पे चंद्रमा बैठे हैं वहां से अगर एक चौथे ग्रह शुभ ग्रह बैठा हो, जैसे शुक्र बैठे हैं, तो ये अच्छी बात हो जाती है। मतलब अगर आप इस कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे चंद्रमा 50-50% के परिणाम पे आ रहे हैं। जैसे कि उधर भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी थे और यहाँ पे भी सूर्य बैठ रहे हैं, ये ठीक नहीं होता। ये व्यक्ति को कई बार अपना भवन, भूमि, वाहन जब इकट्ठा करना चाहता है उसमें दिक्कत होती है। क्यों ऐसी दिक्कत? क्योंकि वस्तुतः चंद्रमा यहाँ के और शुक्र यहाँ पे अच्छे परिणाम देते देखे जाते हैं, जो दोनों ही जन्म कुंडली में। शुक्र नीचाभिलाषी हो रहे हैं, गौर करिए, 6 नंबर बना है आगे, और चंद्रमा पहले ही नीच के हैं। इस वजह से ही व्यक्ति जो है वो कई बार अपना भवन, अपनी गाड़ी, अपना घोड़ा जब भी वो बनाना चाहता है उसको दिक्कत होती है। ये सीधा सा परिणाम है, क्योंकि पीछे और आगे पापग्रह का प्रभाव। जो कुंडली नहीं जानते, जो ज्योतिष पे भरोसा नहीं करते, वो निसंदेह इस बात को तथ्यात्मक रूप से और वैज्ञानिक रूप से मैं ये सिद्ध करके बता रहा हूं कि ऐसी स्थितियां बनती हैं जो व्यक्ति को कई बार पूर्णतया स्थापित होने में मशक्कत, देर, विलंब या कई बार विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करवा देती है। आपकी कुंडली के आधार पर कर्क राशि और वृश्चिक राशि बहुत अच्छी होगी। आपकी कुंडली के आधार पर 9 नंबर या फिर 3 संख्या, 3 तारीख अच्छी साबित होगी। ये बात यहां तक थी। मैंने क्या कही? 3 तारीख आपके लिए अच्छा होगा। आप मीन लग्न के हैं, गुरुवार का दिन अच्छा साबित हो सकता है। पीला रंग आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। उसके बाद क्या क्या बताऊं? आप अपनी कुंडली में जरा सा और भी समझने का प्रयास करिएगा। लग्न में गुरु वक्री होंगे तो इसका एक साधारणतया परिणाम यह होगा कि व्यक्ति लापरवाह है, अनिश्चिंतता की स्थिति में हमेशा बना रहता है। और यह प्रभाव क्यों होता है? क्योंकि राहु का प्रभाव लग्न पे है, बुध का प्रभाव लग्न पे है, चंद्रमा नीच के हैं, शुक्र नीचाभिलाषी हैं, सूर्य छठे भाव में बैठे हैं। ये चारों पांचों चीजें आपके जीवन को मतलब पीछे ले जा रही हैं। लेकिन इस कुंडली की अच्छी बात क्या हो सकती है? लग्न में बैठा है, मंगल बढ़िया बैठे हैं, बढ़िया है, खराब नहीं है। अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं, थोड़ी सी कमजोरी देंगे जरूर, पराक्रम क्षुब्ध होता है, लेकिन उस मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए ठीक है, उस मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए ठीक है, उस मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए ठीक है। मतलब इस कुंडली में मंगल अच्छे अच्छे प्रभावों से युक्त और व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में, भाग्य के क्षेत्र में, दुश्मनों से लड़ने में और साहस में बल देंगे। तो ये प्रभाव ऐसा दिख रहा है। व्यापार आपका ठीक है, यहाँ पे शनि की दृष्टि अच्छी है, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए कमजोर हो रही है। इस वजह से व्यक्ति कई बार धन को सही तरीके से समायोजित नहीं कर पाता
या कई बार अपने अति व्यय या फिर कई बार अपने आप को सही तरीके से पहचान नहीं पाने के कारण उसका व्यय हो जाता है या धन देर से आता हुआ दिख रहा है, मुड़ रहा है पर देर से। अब इस कुंडली में और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। षडबल में कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है, सारे के सारे ग्रह आपकी कुंडली में ठीक ठाक हैं और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई अवस्था है जिसमें आपको कमजोर होने की कोई आवश्यकता है। सूर्य बढ़िया बैठे हैं, स्वग्रही तो है ना, साहस बना रहे हैं, पर छठे भाव में बैठे हैं, इस वजह से आत्मबल को कमजोरी भी मिल रही है। उससे चौथे राहु का बैठना थोड़ा कमजोर, सूर्य को भी और चंद्रमा को भी। उसके बाद आप जरा गौर से समझिएगा, मैं आपको आपकी कुंडली में ग्रह के आधार पर बता दूं। सूर्य मृतप्राय हैं 25 डिग्री के, चंद्रमा जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो 26 डिग्री के बालावस्था के, यानी कि सूर्य और चंद्रमा पे आपको काम करने की आवश्यकता है। इस कुंडली में सूर्य को बल देना होगा और इस कुंडली में मंगल को बल देना है। ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि अभी चंद्रमा की दशा चल रही है और अभी आपकी कुंडली में मैं समझ रहा हूं कि मंगल आने वाले हैं। तो मंगल को बल दीजिए, यानी कि बजरंग बली की पूजा, हनुमान जी के मंदिर का दर्शन, चमेली का तेल उन्हें जाकर के अर्पित करिए, उनके चरणों में लगाया करिए। लाल पुष्प की माला मंगलवार को और शनिवार को शिव जी के मंदिर में अर्पित करिए या बजरंग बली के मंदिर में अर्पित करिए, किसी को भी कर सकते हैं। एकादशी का व्रत इस कुंडली को और भी ज्यादा मजबूती और या तो चतुर्थी का व्रत आपके व्यापार को और भी ज्यादा वृद्धि में डाल सकता है। ये स्थितियां बनती हैं। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं वो 22 डिग्री कुमार अवस्था वृषभ राशि में बैठे हैं। बुध जो है वो जिस डिग्री पे बैठे हैं वो बुध बैठे हैं आपकी कुंडली में 22 डिग्री के कुमार अवस्था के। 50-50% का परिणाम आधा। सूर्य और चंद्रमा 25%, मंगल और बुध 50-50, गुरु जन्म कुंडली में और शुक्र ये भी 25-25% का परिणाम कर रहे हैं, मतलब पूरा नहीं दे रहे। राहु शनि मैंने बताया, राहु और केतु आपकी कुंडली में दशाओं में परेशान कर सकते हैं। इस वजह से राहु की दशा जब चलेगी तो उस समय आपको लाजवर्त धारण करना ही होगा। वैसे आपकी कुंडली के लिए राहु जो है वो भाग्य भाव में बैठे हैं, इसके अधिपति इसे देख रहे हैं, नक्षत्र विशाखा का है जिसका अधिपति भी उसे देख रहा है। बहुत ज्यादा वो चाह करके भी कष्ट नहीं दे पाएंगे, पर भाग्य में अवरोध और कई बार व्यक्ति को रोगी या बिस्तर पे डाल करके कई बार व्यक्ति लंबा जीवन जी जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। ऐसी स्थिति बन सकती है क्योंकि चतुर्थ भाव को भी पाप कर्त्री लगा है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। बजट बना करके रखिएगा। जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा जब एक साथ हो जाते हैं या चंद्रमा जब नीच का हो जाता है, अलग बात है उसका नीच भंग हुआ है, तो इस वजह से कई बार चीजें कमजोर भी हो जाती हैं। मानसिक रूप से व्यक्ति जो है वो कई बार अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है। और अपने आसपास लोगों को बहुत ज्यादा भटकने मत दीजिएगा। अपने आप को सिद्ध बनाइए, अपने आप को साधु बनाइए। अपने जीवन में गीता जी को स्थान दीजिए, अपने जीवन में भागवत महापुराण को स्थान दीजिए, अपने जीवन में कल्याण पत्रिका को स्थान दीजिए। मैं ये सबको कहता हूं, आपको भी कहूंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाम वाले कार्यक्रम को भी जरूर देखा करिए। जब कुछ पूछना हो तो मैं उपस्थित हूं हमेशा के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।